हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज महमूद प्राचा साहब से बात करेंगे। हालांकि संडे है, कल उनके पास वक्त नहीं था, बात नहीं हो सकी बहुत ज्यादा मसरूफ रहने की वजह से। लेकिन हमने सोचा कि कुछ अहम इश्यूज हैं, उस पर जरूर बात की जानी चाहिए। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको प्रमोट कर रहे हैं, कई सरकारों ने उसे टैक्स फ्री किया है। कुछ जगहों से तो यह भी कहा जा रहा है कि आप देख करके आइए, उसके बाद आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा उतना। आखिर इतनी दिलचस्पी सरकार को क्यों है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? और कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में आप लोगों ने अब तक बहुत सी चीजें सुन ली होंगी, लेकिन अपने तरीके से जो बात रखते हैं महमूद प्राचा साहब, उनसे हम जानना चाहेंगे कि महमूद प्राचा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि कश्मीर फाइल्स को आप किस नजर से देख रहे हैं, क्या कुछ है? क्योंकि आप बहरहाल कश्मीर जाते भी रहते हैं, आप नजदीक से हालात को जानते हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मनुवादी ताकतें, आरएसएस और बीजेपी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए और भारत का संविधान खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मतलब किसी भी हद तक, यहां तक कि एक जो ब्राह्मण कम्युनिटी है मुल्क की कश्मीर में, उसको भी पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद करके, उनकी पूरी जिंदगी खत्म करके भी अपना हिंदू राष्ट्र बनाने का टारगेट पूरा कर सकती हैं या पूरा करने की कोशिश कर सकती हैं, मनुस्मृति लागू कराने की कोशिश कर सकती हैं। इसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है। जिसे कहते हैं ना कैनाबलिज्म, खुद अपने आप को खाने के लिए भी जो एक कम्युनिटी ब्राह्मणों कश्मीर में है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो स्वयं जो ब्राह्मण कम्युनिटी है कश्मीर की, उसको भी नेस्तो नाबूद खत्म करने के लिए भी तैयार हैं। उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है। 1989 में जब बीजेपी की समर्थित सरकार आई, तो उन्होंने ही अपनी ताकत लगा के, अपना इन्फ्लुएंस लगा के वीपी सिंह की सरकार पे जगमोहन साहब को गवर्नर भेजा कश्मीर में, और कश्मीर में उन्होंने गवर्नर की हैसियत से कश्मीरी पंडितों को डराना, उनके दिल में खौफ पैदा करना शुरू किया, और उसमें उनका साथ दिया जो वहां पर भी पाकिस्तान के समर्थित जो लोग हैं, उन कुछ लोगों ने जगमोहन साहब का साथ दिया, जो मैं आरएसएस और आईएसआई की आपस में कॉम्बिनेशन होने की, अंडरस्टैंडिंग होने की और एक दूसरे की मदद करने की जो बात कहता हूं, ये उसकी भी एक सबसे बड़ी मिसाल है। जगमोहन साहब ने आईएसआई के कुछ अनासिर जो कश्मीर में मौजूद हैं, उनसे मस्जिदों में ऐलान करवाया पहले इस तरह की बेहूदगी का कि कश्मीरी पंडितों को मारा जाएगा, ये सब करा जाएगा। कुछ मस्जिदों से ऐसा ऐलान किया, उसको जगमोहन साहब ने कश्मीरी पंडित जो लीडरशिप थी वहां से, उनके साथ बैठ के उनको डराया, खौफ पैदा किया कि आपके साथ ये होने जा रहा है। इसके बाद उन्होंने लार्ज स्केल पर ट्रकों का एक कॉन्वॉय अरेंज कराया और एक ही रात में बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर निकलवाया, ताकि पूरी दुनिया में कश्मीर के जो मुद्दा है उसको एक नया रूप दे सके। ये बात आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, आपको जाननी चाहिए कि कश्मीर में किसी भी हालत में लोग पाकिस्तान के साथ जाने को तैयार ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कश्मीरियों को, चाहे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो या हमारा कश्मीर हो, वहां पे लोगों को अगर कभी भी ऑप्शन मिलेगी
तो वो इंडिया ही चूज करेंगे पाकिस्तान के जो हालात हैं। ये बात जहन में सबको रखनी चाहिए। उस पस मंजर में अब हम आगे चलते हैं। कश्मीर का इशू जिंदा रखना एक राजनीतिक फायदा पहुंचता है। एक इशू ऐसा है जो पाकिस्तान के भी इलेक्शन इन्फ्लुएंस करता है बहुत जबरदस्त तरीके से, और भारत के। वहां भी कश्मीर को के बारे में बात करके कोई भी पार्टी इख्तिदार हासिल करने के लिए बड़ी वोट बैंक प्राप्त करती है, और यहां भी वही काम है। लेकिन कश्मीरियों के लिए किसी ने भी कुछ काम नहीं किया, ये बात भी एक सच है। वहां पर जितनी करप्शन, भ्रष्टाचार है, वो मेरे ख्याल से उसकी मिसाल सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। तो ये है पस मंजर इनका। तो जगमोहन साहब ने कश्मीरी पंडितों को ही सैक्रिफाइस करके हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति लागू करवाने की साजिश का एक बहुत अहम रोल प्ले किया। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है कि कश्मीरी पंडितों से नौकरियां, जिन नौकरियों में वो वहां थे मौजूद कश्मीर में, वो किसने छीनी? सरकार ने ना। और किसी भी सरकार ने वो उनकी नौकरियां बरकरार नहीं रखी। कश्मीरी पंडितों से उनके घर, हालांकि ये कानून भी लाया गया, उनके घरों की हिफाजत किसने नहीं की? सरकारों ने। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सरकारें आई, किसी सरकार ने उनकी हिफाजत नहीं की। ये सभी सरकारें या तो जानबूझकर, मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है, या डरने में, डर के आरएसएस और मनुवादी ताकतों से, या खुद आरएसएस का और मनुवादी ताकतों का वहां वापस ले जाने की कोशिश किसी भी सरकार ने अभी तक नहीं की है, क्योंकि हर पार्टी जो है इसका राजनीतिक फायदा इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन इसका राजनीतिक फायदा और इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया और आरएसएस ने किया। अब मैंने कश्मीरी पंडितों के साथ जिन जिन भी लोगों ने मुझसे राब्ता किया, बहुत लोगों के साथ काम किया है और बहुत सारे लोगों को मदद भी की। लेकिन ये बात पस मंजर पे आम लोगों को मालूम नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर कश्मीरी पंडितों को न्याय चाहिए, अगर कश्मीरी पंडितों को इंसाफ चाहिए, तो ये जो आरएसएस और बीजेपी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बहकावे में मत आए। जम्मू में जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। जितनी वो आराम और एक इज्जत की जिंदगी कश्मीर के अंदर रहते थे, उससे 100 गुना ज्यादा बुरी हालात में रह रहे हैं। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की है। ये बात है कि बहुत लोग ये इस बात को बोल रहे हैं कि बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारे यहाँ पर दिल्ली में और दूसरी जगहों पे उन्हें छोटी छोटी दुकानें दी गई या कुछ बेनिफिट दिया गया। लेकिन एक कम्युनिटी जो खुशहाल थी, अपने घर में थी, उसको बाहर निकाल के कुछ भी दे दो तो वो किसी भी हाल में सेटिस्फाई नहीं हो सकती, किसी भी हाल में कंफर्टेबल नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा जुल्म और ज्यादती कश्मीरी पंडितों के साथ हो रही। तो अगर कश्मीरी पंडितों को, और मैं ये दावत दे रहा हूं, अपनी इज्जत, अपने लिए इंसाफ, अपने लिए वापस अपने घर और अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए, तो उन लोगों को मैं दावत दे रहा हूं कि मैं अपने अम्बेडकरवादी लॉयर्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, जद्दोजहद करूंगा। क्योंकि भले ही वो पंडित हैं, पंडित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिस मनुवादी सोच के हम खिलाफ हैं उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो मजलूम है। उनके अपने लोगों ने उन्हें, जिनको वो अपना समझते थे, कि जो यहाँ की ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो नागपुर की ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो देश के दूसरे स्थानों की ब्राह्मण कम्युनिटी है, वो उनकी मदद करेगी। उन्होंने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन क्योंकि वो मजलूम है, हम लोग उनकी मदद करेंगे, उनकी लड़ाई आगे बढ़ के लड़ेंगे और उनको उनकी पुरानी जिंदगी,
उनके घरों समेत, उनके बिजनेसेस समेत वहां मुहैया कराने के लिए हम लोग आगे रहेंगे। ये मैं वादा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। और आप जानते हैं, और हमारे जो हमें लोग जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। हम वादा कर रहे हैं तो हम पूरी ताकत लगा के ईमानदारी से इसके लिए काम भी करेंगे। बाकी लोगों की तरह झूठ नहीं बोलेंगे उनके साथ, लेकिन जरूरत इस बात की है कि वो हम लोगों के साथ मिलकर वहां वापस जाने की तैयारी अपने बेस पे करें, अपनी ताकत पे। ये नागपुर आरएसएस और सरकारों के दम पे जो उन्हें धोखा दे रहे हैं, जो उनकी जिंदगी को नर्क बना के उसको उसका एडवर्टाइजमेंट करके अपना राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, उन लोगों के बहकावे में ना आए। हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग खुद जुल्म और ज्यादती का शिकार हुए हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग, क्योंकि वो भी जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। तो हम उनका साथ ईमानदारी से देंगे और उनका हक दिलवाने के लिए बराबर की लड़ाई लड़ेंगे, उनके कंधे से कंधा मिला के नहीं, उनसे आगे रहकर। तो वो आए, हम सब मिलके उनको हक दिलाने की कोशिश करें। अब ये बहुत बड़ी बात है महमूद प्राचा साहब। आपने दिल्ली दंगों में भी जिस तरह से लोगों का साथ दिया है और आसाम आपने काम किया है, और कई जगहों पर काफी कामयाबी के साथ आप बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त कश्मीरी पंडित के इंसाफ दिलवाने की कार्रवाई जो होगी वो माइनॉरिटी के लोगों से और एससी एसटी के लोगों से और ओबीसी के लोगों के लिए न्याय दिलवाने के लिए जितनी हमें मेहनत, जद्दोजहद और लड़ाई करनी पड़ती है ना, उससे बहुत कम होगी। ये लड़ाई बहुत आसान है, ये भी मैं कह रहा हूं आपको। दिल्ली दंगों में तो मतलब हमें जेल डालने के लिए खुद अमित शाह साहब कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जब एससी एसटी की लड़ाई लड़ते हैं तो पूरी ताकत से हमें जान से मारने की भी कोशिश की जाती है, और सरकारी तंत्र भी हमारे खिलाफ इतनी मजबूती से होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। खुद बहुत सारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो क्रिमिनल्स बन के हम पे हमले करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है। ये काम बहुत आसान है उन कामों से जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम उसी ईमानदारी से ये काम भी करेंगे जितना हम दूसरे मजलूमों के साथ करते हैं। मैं अनुपम खेर साहब के ऊपर भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जो बात आप अपनी तरफ से मदद की बात कह रहे हैं, और इस लड़ाई को निस्बतन आसान भी आप देख रहे हैं। इसको आधी अधूरी पिक्चर बताया जा रहा है, पूरी बात ना बता करके एक खास नजरिए को मदद देने की कोशिश हो रही है। अगर इसके नतीजे में कई बड़े वाकयात होते हैं मुल्क में, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, अनुपम खेर ने बाकायदा टेलीविजन पर यह बात कही है कि पूरे मुल्क के हिंदू जब इसे देखेंगे तो वो ये महसूस करें हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई दंगे फसाद कराने की कोशिश हुई तो उससे बचने का कोई पहले इंतजाम है क्या? देखिए, अनुपम खेर साहब और विवेक अग्निहोत्री साहब, चलिए विवेक अग्निहोत्री तो कश्मीरी पंडित नहीं है, अनुपम खेर साहब तो कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन किस हद के जमीर फरोश हैं वो, ये देखने की बात। खुद अपनी कम्युनिटी को उनका दुख, दर्द, खून, पसीना, उनकी तकलीफें बेचकर कितने पैसे उन्होंने कमाए हैं, पहले तो इस बात की इंक्वायरी करने की बहुत जरूरत है। विवेक अग्निहोत्री साहब भी एक कम्युनिटी जो कि बहुत ही खुशहाल कम्युनिटी और देश के लिए एक एसेट थी, क्योंकि इस बात को भी मैं मानने के लिए और ये कंसीड करता हूं मैं बात, अगर ब्राह्मणों में भी, पंडितों में भी अगर किसी कम्युनिटी ने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ लूटा नहीं है देश को, तो वो कश्मीरी पंडित ब्राह्मण है। इस बात में भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ब्राह्मणों में भी अगर शराफत देखी जाए तो जितने भी शरीफ ब्राह्मण हो सकते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शरीफ कश्मीरी पंडित ब्राह्मण ही है। ये बात भी मैं कहने के लिए तैयार हूं और ये बात को मैं मानता भी। तो उस कम्युनिटी से आने के बाद भी अनुपम खेर की जमीर फरोशी की ये इंतहा है कि वो अपनी कम्युनिटी को
बेचकर, उनकी तकलीफों को बेचकर पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की आवाज बुलंद जेन्युइन तरीके से नहीं की है। जम्मू के कैंप में जाकर उन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की है। मैं दावत देता हूं अनुपम खेर को और विवेक अग्निहोत्री जी को कि इस फिल्म की जितनी भी कमाई हुई है 1 नंबर से और 2 नंबर से, और आरएसएस और बीजेपी से जितना भी पैसा लिया है उन्होंने, उसका कम से कम 50% ही कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो जो रह रही हैं आज जम्मू के कैंप में, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उनके जो गुनाह है ना वो धुल पाएंगे। जहां तक पूरे मुल्क में दंगे कराने का, झगड़ा कराने का और लड़ाई कराने की बात है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनकी एक एजेंडा का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, मनुवादी मानसिकता के लोगों के लिए। और उसमें जो ये हिंदू बोलते हैं बार बार, तो हिंदू कौन है वो भी समझने की बात है। क्या SC ST OBC ये हिंदू माने जाते हैं? क्या जिस व्यक्ति को छूना ही गुनाह हो जिस धर्म में, वो उनका अपना माना जाएगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समय था तो अनटचेबल कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी थी। बाबा साहब ने डिप्रेस्ड क्लासेस कहना शुरू किया, अनटचेबल कहा जाता था, और अनटचेबल वो थे। मूछ रखने के लिए देख रहे हैं आप, एक SC कम्युनिटी के व्यक्ति की, मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। क्या गुनाह था उसका? मूछ रखनी, सिर्फ मूछ रख ली उसने। तो ये मानसिकता जो है ना, तो जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहती है, वो खतरे में है और रहेगी आगे तक, क्योंकि अब डेमोक्रेसी आ चुकी है। उनका हक देश की संपदाओं पे 95% नहीं है, 13% ही है। इसलिए वो खतरे में है और रहेंगे, क्योंकि जब सामाजिक न्याय आएगा तो उनका हक सिर्फ जब हम लोगों की सरकारें आएंगी, SC ST OBC और माइनॉरिटीज की, तो हम उनका हक उन्हें 13% ही तो देंगे, 95% नहीं लेने देंगे। इसलिए वो खतरे में हैं। इतना ही खतरा है बस, और कोई खतरा नहीं है। अगर हमारी सरकारें आएंगी, बहुजनों की सरकारें आएंगी, और वो बहुत जल्दी आएंगी, तो उनका हक 13% नहीं बल्कि 14% उनका दरवाजा खटखटा के उनके घर में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो लालच की बुनियाद पर, जो सबका हक हड़प लेने की बुनियाद पर 95% उन्होंने सबकी हक पे हकमारी करके अपने कब्जे में ले रखा है, उस पर तो खतरा है और पक्का है। हम लोग दिन रात इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि 95% जो 87% लोगों का हक मार करके ले रखा है, वो 87% नहीं तो कम से कम 86% तो SC ST OBC और माइनॉरिटीज को मिले। ये खतरा है, और बाबा साहब के संविधान ने ये खतरा बनाया है, और इसीलिए बाबा साहब के संविधान को कोई बदलने नहीं दिया जाएगा। और सबका हक उनकी संख्या के आधार पे, चाहे तो नौकरियों में, चाहे तो बिजनेस पे, चाहे तो जमीन पे, जमीन के अंदर से लेके और आसमान तक जो कुछ भी है, वो सभी कम्युनिटीज का अपनी संख्या के हिसाब से बराबर का हक है। और वो हक मिलेगा ही। जो लोग ये चाहते हैं कि दूसरों का हक हम छीन के अपने पास रखेंगे, उनको इतना भर खतरा जरूर है, और वो इस खतरे को महसूस करें, और जो वो लालच की बुनियाद पर बेईमानी, लूट खसोट, करप्शन कर रहे हैं, उसको बंद करें। अच्छा राजा साहब, अब कुछ लोगों की तरफ से ऐसी डिमांड आ रही है इसके बाद में कि अगर कश्मीर फाइल्स जरूरी था, गुजरात फाइल्स भी एक कोई फिल्म बननी चाहिए और हकीकतें बतानी चाहिए। जिस तरह से गोधरा के बाद में खुद नरेंद्र मोदी जी उसके उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने जिस तरह से कार सेवकों की डेड बॉडीज अहमदाबाद में बाकायदा जुलूस निकलवाया, और उसके बाद ये कुछ हुआ, और भी मुल्क में बहुत से वाकयात हुए तकलीफ दे, उन सब पे फिल्में बननी चाहिए। आप इसके बारे में क्या, आपकी क्या राय है? कि फिल्म बनाना हम लोगों का काम नहीं है। जो फिल्म मेकर्स बैठे हैं,
अगर वो मनुवादी सोच के नहीं है या मनुवादी सोच से डरते नहीं है, जो बॉम्बे में और दूसरी जगहों पे जो जेन्युइन भारत का संविधान मानने के लिए मानने वाले फिल्म मेकर्स हैं, ये उनका काम है कि बुजदिली छोड़ें। और गुजरात फाइल से ज्यादा अहम बात जो है, मैं आपको फिर जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, एससी और एसटी की फाइल्स बननी चाहिए सबसे पहले। ये फिल्म लाइन वालों को मेरी सलाह है, ओबीसी की फाइल बननी चाहिए कि किस तरीके से रिजर्वेशन छीन के जो ओबीसी कम्युनिटी, जिसको शूद्र कहती है मनुवादी मानसिकता, जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा सबसे मेजर तबका है, उनके ऊपर बननी चाहिए फिल्म के किस तरीके से रिजर्वेशन छीन के, किस तरीके से इकोनॉमिक बेसिस पे ईडब्ल्यूएस पे रिजर्वेशन दे दी गई, वो किस वजह से दी है और उसका क्या असर है, उस पर फिल्म बननी चाहिए। फिल्म इस बात पे बननी चाहिए कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की एक भी महिला या एक भी पुरुष जो कम से कम गांव में रहता है या कस्बों में रहता है या शहरों में भी रहता है, एक दिन उनका कैसा गुजरता है, उसकी कंपैरिजन दिखानी चाहिए। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उनका एक दिन कैसा गुजरता है, कितना ऐशो आराम में गुजरता है, और ये सब उनकी कोई समझदारी, मेहनत या काबिलियत से नहीं, बेईमानी की वजह से, दूसरों की हकमारी करके गुजरता है। फिल्म बननी चाहिए डॉक्टर रितु सिंह जैसे प्रोफेसर्स पे, जो कि किसी से भी ज्यादा, जिसको दौलत राम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, सिर्फ इस बुनियाद पे निकाल दिया गया कि वो जो मनुवादी मानसिकता के टीचर्स थे, बेहतर टीचर थी। तो इस हसद में कि ये, इस हसद में जो सैकड़ों नहीं हजारों एससी कम्युनिटी के टीचर्स को प्रताड़ित किया जाता है, उनको दबा के रखा जाता है, एसटी कम्युनिटी के टीचर्स को प्रताड़ित किया जाता है। फिल्म बननी चाहिए इस पे, फिल्म बननी चाहिए। मूछ रखने पे लोगों को मार दिया जाता है, रोज रोज ज्यादती हो रही है मूछ रखने पर। फिल्म बननी चाहिए कि घोड़ी, अगर कोई अपनी शादी में अपने पैसों से घोड़ी पे जाना चाहता है तो उसको रोका जाता है। फिल्म बननी चाहिए इस पे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। जो जमीन खुद उनकी होनी चाहिए थी, उस जमीन पे मनुवादियों ने कब्जा कर रखा है। फिल्म बननी चाहिए, और अगर वो अपनी हक वाली जमीन पे से घास लेने जाती है तो उनके साथ क्या जुल्म ज्यादती रोज होती है। फिल्म बननी चाहिए इस पे, फिल्म बननी चाहिए इस पे कि जो हक उन्हें 1980 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को मिला था जमीनों के तौर पे, वो वापस मनुवादी ताकतों ने उनसे छीन लिए हैं, हालांकि वो बेचे नहीं जा सकते। फिल्म बननी चाहिए इस पे, फिल्म बननी चाहिए इस पे कि अडानी, अंबानी, जिंदल और इस जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और देश के दूसरे राज्यों में, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे राज्यों में उनकी जमीनों पे, जिन पे खनिज पदार्थ हैं, उनकी जमीनें जो सरकारी तंत्र के भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तेमाल करके उनकी जमीनें छीनकर जो इन इंडस्ट्रीज को दी जा रही हैं, जो इंडस्ट्रीज इनमें से खनिज पदार्थ निकालकर चाइना को दे रहे हैं, हमारे दुश्मन देशों को बेच रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में। फिल्म बननी चाहिए इन चीजों पे। फिल्म बनाने का हौसला रखें। जो मनुवादी मानसिकता की फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, ये सब मनुवादी मानसिकता से ग्रसित। एक भी मूवी, कुछ थोड़ी बहुत मूवी एक आध बनती है जिसमें हकीकत दिखाने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जाती है, बहुत कम। जैसे अभी ये जय भीम आई थी फिल्म, बहुत थोड़ी हकीकत दिखाने की कोशिश की गई, ईमानदारी से वो भी फिल्म नहीं बनी। कोई भी फिल्म, झुंड अभी एक फिल्म आई है, कोई भी फिल्म ईमानदारी से, जैसा मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट से के लिए कहता हूं ना, एक भी फिल्म आज तक किसी भी देश के प्रोड्यूसर ने पूरी ईमानदारी के साथ 100% सच दिखाने वाली ना शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की बनाई है, ना शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की बनाई है, ना मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध किसी भी कम्युनिटी की नहीं बनाई है, ना ओबीसी कम्युनिटी के लिए की दिखाने की बनाई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 84 के दंगों पे आज तक कोई ईमानदारी से
कोई बनी है एक कम्युनिटी जिसको पूरी दुनिया और यहां तक कि मनुवादी स्वयं ये मानते थे कि उनका देश की हिफाजत में, देश की लड़ाई में और खुद हिंदुइज्म को बचाने में सबसे बड़ा योगदान है। उस कम्युनिटी के साथ क्या ज्यादती की है, उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की किस तरह से कोशिश हो रही है और किस तरीके से लगातार साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ, इस पर फिल्म बनाई किसी ने आज तक? इस पर फिल्म बनाई कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों के साथ किस तरह से ज्यादती हो रही है, किस तरीके से उनके जो इंसाफ और बराबरी के लिए काम करने के लिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो उनके साथ किस तरीके से फादर स्टेन को जिंदा जला दिया गया उड़ीसा में, किस तरीके से उनके लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, किस लिए मारा जा रहा है, उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि वो भारत के संविधान के तहत लोगों को शिक्षा दिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप बराबर हो। और इन सबसे भी बड़ी फिल्म देश पे यदि बननी चाहिए तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी को किस तरीके से मिटाया गया है देश से, बुद्धिस्ट कम्युनिटी को समझ लीजिए, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने किस प्लानिंग से अशोक द ग्रेट, जो देश का सबसे बड़ा सम्राट था, जिसका सिंबल त्रिमूर्ति जो आज भी यूज किया जाता है, उसने और उसके दौर में 84,000 से भी ज्यादा, और ये तो रिकॉर्डेड बात है, जो बुद्ध विहार थे उनको किस तरीके से नेस्तो नाबूद करके किस प्रकार से मंदिर बनाए गए हैं मनुवादी मानसिकता वाले, उस पे फिल्म बनी आज तक? ये बनने के विषय है फिल्म, जो आज सबसे बड़ी फिल्म बननी चाहिए बुद्धिस्ट कम्युनिटी को, बुद्धिज्म पे। एक लंबी लिस्ट है जो आपने बताई कि वाकई अगर कोई फिल्में बनाना चाहे, हकीकत बताना चाहे, तो उन ये फिल्म मेकर्स आप अपनी बात कुछ करें। तो फिल्म बनने के लिए इतने टॉपिक हैं, लेकिन ये मनुवादी मानसिकता के लोग फिल्म नहीं बना रहे, ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं। हर एक फिल्म, आप बॉलीवुड की पिछले 20, 30, 25 सालों की फिल्म उठा के देख लीजिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, साउथ की फिल्में देख लीजिए, ऐसे दिखाते हैं जैसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के अपर कास्ट वाले प्रोटेक्टर्स हैं। मैंने बहुत सारी साउथ की फिल्में देखी हैं, हिंदी अनुवाद उनका, ऐसे दिखाते हैं कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को वो बचाते हैं, मतलब वो उनके जो अपर कास्ट कम्युनिटी के सो कॉल्ड वहां पे लीडर बना के दिखाते हैं या इंसाफ के लिए लड़ने वाले, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो भगवान बन गए, इनके मालिक तो ये हैं जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं साउथ में भी सब जगह। तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लंबी बुद्धिज्म पे फिल्म बननी चाहिए, किस तरीके से बुद्धिज्म को, किस तरीके से बुद्ध विहारों को नष्ट किया गया, जैसे बुद्ध कम्युनिटी को देश से नष्ट किया गया, उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए सबसे पहले। लेकिन फिल्म नहीं बनेगी, ये प्रोपोगेंडा वाली फिल्में बनेंगी, इसीलिए फिल्में देखने भी सबसे ज्यादा हमारे और आपके लोग जाते हैं। फिल्म देखनी क्यों है? मैं कह रहा हूं 87% लोग क्यों जाते हैं फिल्में देखने? हमारे अपने लोग जो फिल्म बनाएंगे वो देखने जाएं। तो ये फिल्में महमूद प्राचा साहब, आपने 87% लोगों के हाथ में है। मैं उनको आह्वान करता हूं, महमूद प्राचा साहब, 87% लोगों को फिल्में वो प्रमोट करनी चाहिए, वो देखनी जानी चाहिए जो सही हो, इंसाफ की बात दिखाएं, जिसमें भी मनुवाद, जिसमें भी ये दिखाना कि हम बहुत सारा मदद कर रहे हैं, उन फिल्मों का बायकॉट होना चाहिए। आज तो मनोरंजन के सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे जरिए हैं, तो इन फिल्मों का बायकॉट करना शुरू करें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग पहले, जब ही इनका दिमाग ठिकाने आए। अगर 87% लोग देखने ही नहीं जाएंगे तो क्या फायदा होगा? ये फिल्म बनाते रहे और देखते रहे खुद। 13% लोगों को नहीं दिखा रहे हैं फिल्म, ये 13% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये 87% फिल्म देखना बंद कर दें तो कौन कश्मीर फाइल दिखाते रहे जिसको दिखानी है, और कश्मीरी पंडितों को उनका वो तो दें पहले, इससे जो प्रॉफिट आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम केयर्स में जो पैसे इतने सारे बना रखे हैं जिसका कोई अकाउंट भी नहीं होता, सब जम्मू के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देना, क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है? दें सबको, 5-5 करोड़ दें, 10-10 करोड़ दें, क्यों नहीं देते हैं? अब इस फिल्म से भी तो कई सौ करोड़ रुपए और कई सौ करोड़ रुपए का टैक्स चुरा लिया है, तो वही दे।
देना जी, जी। कश्मीरी पंडितों को। आपने 2-3 बातें बहुत अहम कही सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत लंबी बात हो सकती, ये मजबूरी है। तो आपने कश्मीरी पंडितों को कानूनी मदद की, वो आपके पास आए और आप उनके में आपके साथ खड़े हों, आपके साथ माइनॉरिटी और SC/ST के। आपने बात बताई वो ये कि कितने इश्यूज हैं जिन पर जुल्म हुआ है, SC/ST OBC, उनकी जिंदगी के बारे में फिल्म बन रहा है। फिल्म बौद्धों के बारे में कि उनके बौद्ध विहार किस तरह से तबाह किए गए हैं। ये एक आम तौर पर धारणा है कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, लेकिन ये आप कश्मीरी पंडितों की बात भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, OBC और SC की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि संविधान में जहां जहां भी जिसको जो हक मिला है उसको मिलिए। मैं समझता हूं कि जहां जहां भी संविधान में जो हक मिला दिया गया है वो मिलना चाहिए, और आप उनकी साथ हिम्मत देने के लिए, कामयाबी के लिए कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा कि महमूद प्राचा साहब का इसी के साथ जो ट्विटर हैंडल है वो हम साथ साथ दे रहे हैं, आप लोग उनसे राब्ता कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।